दोस्तों, सीटेट में अब तक गणित पेडागोजी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, हम सभी को आसान भाषा में समझेंगे कि किस प्रकार प्रश्न सही हो सकते हैं और किन शब्दों से प्रश्न गलत हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? पहला कथन है, यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है। दोस्तों, सबसे सकारात्मक यानी पॉजिटिव वर्ड होता है सृजनात्मक, यानी पहला कथन बिल्कुल सही है। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह निगमनात्मक विवेचन यानी तर्क पर आधारित होता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। यह हमेशा अभिसारी होता है। दोस्तों, अभिसारी का मतलब होता है कि प्रश्न को हल करने का सिर्फ एक ही तरीका हो, और गणित में प्रश्नों को हल करने के अनगिनत तरीके होते हैं। यानी गणित की प्रवृत्ति हमेशा अपसारी होती है, ना कि अभिसारी। ये कथन गलत हो गया, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला। ए बी सी कथन सही है, डी कथन गलत है। अगला प्रश्न, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। दोस्तों, ये नकारात्मक प्रश्न है। ऑप्शन में हमें केवल नकारात्मक शब्द देखने हैं। पहला है, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। दोस्तों, हमने आपको हमारी हर एक वीडियो में बताया है कि अंक के लिए किया गया कार्य हमेशा नकारात्मक होगा। बाकी तीनों ऑप्शनों को देख लेते हैं, क्योंकि हमें हमारा आंसर तो मिल गया, अंक हमेशा नकारात्मक में आते हैं। वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों के वीडियो दिखाती है, ये बिल्कुल सही है। वह कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है, ये भी सही है। उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियाँ कर सकते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। आपका जवाब ऑप्शन पहला होगा, क्योंकि अंक एक नकारात्मक शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ भी गलत कथन बताना है। पहला है, विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती हैं। दोस्तों, इसमें कोई भी नकारात्मक वर्ड नहीं है, ये कथन सही है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, ये भी सही है। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं, ये भी सही है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। दोस्तों, हमें विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, खास करके गणित में। इसमें नकारात्मक शब्द हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं कैसी होंगी? ऑप्शन हैं, सरल होंगी, मजबूत होंगी, हतोत्साहित होंगी, कम होंगी। दोस्तों, यहाँ आपको दो ऑप्शन तो बिल्कुल नकारात्मक दिख रहे हैं, आपको दो ऑप्शन सकारात्मक। अगर आप इस तरह से प्रश्न को देखते हैं तो आपके प्रश्न को गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। वैसे इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, 2020 के अनुसार प्रतियोगिताएं मजबूत होंगी। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? दोस्तों, एग्जाम में अगर आपको कोई एक ऑप्शन बाकी तीन ऑप्शनों से अधिक लंबा दिखाई दे, यहाँ ऑप्शन तीसरा बहुत ही अधिक बड़ा है, तो आप बिना प्रश्न को पढ़े सीधा उसका सही जवाब वही ऑप्शन लगा दीजिए। अब तक के एग्जाम में देखने को मिला है कि अगर कोई ऑप्शन बहुत ही लंबा होता है तो 99.99% उसका वही सही जवाब होता है। अगर इसके बाद आपका एग्जाम में समय बचता है तो आप इस प्रश्न को दोबारा आकर चेक कर लेना।
इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। समाज की लिंग संबंधी धारणा इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसीलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उससे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? पहला है गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार। दूसरा ऑप्शन है गणित में दिए गए प्रश्नों के अनेक उत्तर होने की व्यापकता। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता। चौथा है गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। दोस्तों, यहाँ ऐसा मत करना कि ऑप्शन तीसरा बड़ा दिखाई दे रहा है तो आप इसका सही जवाब वही लगा दो। हमने ये तब ही करना है जब बाकी तीनों से बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऑप्शन हो। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। ये इसका सही जवाब है। अमूर्त प्रकृति के कारण भय अधिक बढ़ता है। अगला है, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये एक साथ नहीं लिए बल्कि अलग अलग करके लिए। एक बार में 6, फिर 6, फिर 6, फिर 3, यानी उसने 100 ग्राम के हिसाब से पैसे लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। ये कथन बिल्कुल गलत है। ये गणितीय कौशल बिल्कुल स्पष्ट है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। ये भी गलत कथन है, क्योंकि हम जब भी प्रश्न को सही करते हैं तो बच्चों को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़कर दिखाते हैं, यानी ये कौशल बिल्कुल लाभदायक है। ये दूसरा कथन भी गलत हो गया। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। इसमें इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, क्योंकि माफ़ कीजिए, इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, क्योंकि केवल सी कथन सही है, बाकी दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? दोस्तों, ये सकारात्मक प्रश्न है। सबसे सकारात्मक ऑप्शन देखना है, कक्षा का सर्वोत्तम छात्र या छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा या पढ़ रही है और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। दूसरा है, बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं। तीसरा है, बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गिट्टियां दी गई हैं और वे उनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न को खोज रहे हैं। चौथा है, शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें सबसे सकारात्मक वर्ड है पैटर्न को खोजना, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। जब भी बच्चे किसी चीज़ में पैटर्न को खोज रहे हों, वो सबसे सकारात्मक वर्ड माना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका गणितीय कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य है, पहला है बच्चों को व्यस्त रखना, दूसरा है विचारों का बहिर्वेशन, तीसरा है बच्चों का मनोरंजन, चौथा है अनुशासन बनाए रखना। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अनुशासन बनाने के लिए जो भी चीज़ें की जाएंगी, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमेशा नकारात्मक और गलत ही माना जाएगा। अनुशासन हमें बनाना ही नहीं है क्लास में। दूसरा है, बच्चों के लिए जो भी मनोरंजन की चीज़ें हैं वो भी नकारात्मक में आती हैं और बच्चों को व्यस्त रखना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन दूसरा, विचारों का बहिर्वेशन। चाहे सकारात्मक में कुछ भी पूछा गया हो ऊपर, अगर ऑप्शन में विचारों का बहिर्वेशन है तो वो सबसे सकारात्मक वर्ड माना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये असत्य कथन बताना है।
पहला है गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी कथन सही है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध होती है। ये भी सही है। चौथा है प्राथमिक स्तर पर गणितीय प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये कथन गलत है, क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा कि मान लीजिए। मानने का मतलब होता है कि आप कल्पना कर रहे हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, क्योंकि गणित में कल्पना शक्ति की बहुत ही आवश्यकता होती है। ये कथन गलत है। अगला है प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला है बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए। दूसरा है सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे देनी चाहिए। दोस्तों, जब भी आपको किसी भी ऑप्शन में परिभाषा शब्द दिखाई दे, आप उसको नकारात्मक यानी सबसे गलत शब्द मान लीजिए। तीसरा है संभ्रांति से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु। दोस्तों, जिस भी ऑप्शन में आपको केवल शब्द दिखाई दे और परिभाषा, तो वो दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। चौथा है बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज यूं प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों को दूर रखना चाहिए। दोस्तों, अब आपके पास केवल दो ऑप्शन बचे जो सही हो सकते हैं। अगर इस तरह से आप प्रश्न को हल करेंगे तो आपके प्रश्न के सही होने के चांस बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें कि कौन सा त्रिभुज है और कौन सी अन्य आकृतियां हैं। अगला प्रश्न है गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। दोस्तों, यहाँ सकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। अब आपको ऑप्शन में केवल दिखाई दे रहा होगा दो ऑप्शनों में, यानी ये दोनों ऑप्शन नकारात्मक हो गए। अब दो ऑप्शन बचे, इनको भी देख लेते हैं। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। ये सकारात्मक ऑप्शन है। चौथा है समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ये कथन गलत है, क्योंकि हमें ऋणात्मक संख्याओं को प्राथमिक स्तर पर परिचय नहीं देना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा हो गया, यानी सबसे सकारात्मक ऑप्शन दूसरा है। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। अगला प्रश्न है गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। विद्यार्थी को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुसरण करें। दूसरा है भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। तीसरा है संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। दोस्तों, बच्चों को प्रोत्साहित करना ये सकारात्मक शब्द है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, क्योंकि प्रश्न भी सकारात्मक है और प्रोत्साहित करना ये भी सकारात्मक में आता है। दोस्तों, अगर आप इस तरह से प्रश्नों को हल करते हैं तो हम गारंटी लेते हैं आपके 90% सवाल ऐसे ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है, यानी सबसे कम प्रभाव कौन से ऑप्शन छोड़ेगा। पहला है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल कर देना, यानी जो छात्र गलत करके लाते हैं उसे पूरा हल कर देना। प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि करना। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन बहुत ही सकारात्मक और सबसे अधिक प्रभाव छोड़ते हैं। ये यानी जो छात्र गलत उत्तर करके लाते हैं उनको हल करने से शिक्षण पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन ढूंढना है। पहला है गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा है गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। तीसरा है गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती। दोस्तों, ये ही सबसे नकारात्मक लग रहा है, क्योंकि संस्कृति और संदर्भों की बहुत ही भूमिका होती है। चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं।
नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। दोस्तों, केवल तीसरा ऑप्शन ही नकारात्मक है। इसका सही जवाब भी ऑप्शन तीसरा है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? पहला है प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। दूसरा है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जो भी ऑप्शन बच्चों के जीवन से जुड़ता हुआ नजर आए, आप उसको, अगर प्रश्न सकारात्मक है तो उसे आंख बंद करके सही जवाब लगा दीजिए, क्योंकि सबसे सकारात्मक शब्द प्राथमिक स्तर पर बच्चों के जीवन से जो भी चीज़ जुड़ती है वो सबसे सकारात्मक मानी जाती है। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दोस्तों, जिस भी ऑप्शन में ए है केवल वही ऑप्शन सही होगा, यानी पहला ऑप्शन कट गया और तीसरा ऑप्शन। अब दूसरा देख लेते हैं, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए, और यानी जिस भी ऑप्शन में बी और डी सही हो, सी तो अपने आप कट गया, हमें इसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब चौथा चेक कर लेते हैं, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दोस्तों, दो ऑप्शनों में आपको प्रोत्साहित शब्द दिखाई दे गया, यानी इसका सही जवाब ए और डी जिस ऑप्शन में होंगे वो सही होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। ए और डी कथन सही हैं, बाकी ये दोनों कथन गलत हो गए। हमने तीसरा इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि तीसरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस भी तरह से हो छोटी छोटी चीज़ों से समय की बचत करनी है। दोस्तों, अगर आप इस तरह से प्रश्नों को हल करते हैं तो हम गारंटी लेते हैं इस बार आपका सीटेट आसानी से पास हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो हमारी वीडियो को लाइक कर लें, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप इस वीडियो को केवल उन्हीं दोस्तों को शेयर करना जिसे आप चाहते हैं कि इस बार मेरे दोस्त का भी सीटेट पास हो जाए। उसके लिए आप इस वीडियो को उनको शेयर कर देना। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।